नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। एक फिल्म आई थी आज से करीब 42 साल पहले, नाम था अंधा कानून। और उस फिल्म के द्वारा भारत की जो न्याय व्यवस्था है, वो किस तरीके से चलती है, कैसे बेगुनाहों को सजा दे दी जाती है और गुनहगार छूट जाते हैं, ये दिखाने की कोशिश अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रजनीकांत की उस फिल्म ने की थी। और हमें शायद लगता है कि आज जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं या दूसरी अदालतों में, खासकर हिंदी इलाकों में हैं, उनमें से ज्यादातर जजों ने भी वो फिल्म जरूर देखी होगी। अब आप कहेंगे कि मैं इस फिल्म की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया है जिसमें अंधा कानून फिल्म में जो अंधा कानून दिखाया गया था, उससे भी बड़ा ऐसा लगता है कि कानून अंधा ही नहीं बल्कि बहरा और गूंगा भी हो चुका है पूरी तरीके से। वैसे तो ऐसे तमाम केसेस सामने आते रहते हैं, लेकिन ये जो केस है ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। मामला ये है कि एक महिला अपनी सास की हत्या कर देती है लोहे की रॉड मार मार कर, और बाद में उसको 2 साल तक जेल में रखा जाता है। फिर उसको जमानत मिल जाती है। वो जब गिरफ्तार होती है तो उस समय वो गर्भवती होती है और उसके बाद वो जेल के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देती है। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर उसका पति फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की याचिका लगाता है और बाद में उसको डाइवोर्स मिल भी जाता है। लेकिन फैमिली कोर्ट का जो फैसला है उसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। फैमिली कोर्ट इस हत्यारी महिला के लिए 45 लाख रुपए देने का आदेश देती है उसके पति को। और इसी बात से ये जो पति है वो हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में याचिका लगाता है कि जिस महिला ने क्रूरता पूर्वक मेरी मां की हत्या कर दी, मैं उसको 45 लाख रुपए क्यों दूं। साफ तौर पर यह सही सवाल है, नैतिकता का प्रश्न है। और प्रश्न यह भी है कि जो एक अपराधी है, अदालत कैसे उसको 45 लाख रुपए का इनाम देने की बात कर सकती है, क्योंकि ये तो इनाम की तरह से ही है। उस महिला ने अपने पति से झगड़ा किया, अपने सास से झगड़ा किया, और उस झगड़े के दौरान उसने लोहे की रॉड मारकर अपनी सास की हत्या कर दी। इस हत्या के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए या फिर 45 लाख रुपए का इनाम मिलना चाहिए, ये इस अंधे कानून को चलाने वाले जज क्यों नहीं समझ पाते हैं। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसकी सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है जनवरी तक के लिए, और तब तक के लिए यह कह दिया है कि उस आदेश पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस महिला के पति को। अब आप सोचिए कि जो महिला है जिसने अपनी सास की हत्या की है और हत्या का मामला उस पर चल रहा है, उसको जमानत मिली हुई है और उस केस में ये पूरी तरीके से अपराधी भी साबित हो रही है, तो फिर कोर्ट इस तरीके के आदेश कैसे दे सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि हमारे देश में जो कानून बनते हैं वो कितना भी दिमाग लगाकर बना लिए जाएं, कितने भी डिस्कशंस के बाद बना लिए जाएं, लेकिन जो वकीलों की एक जाति हमारे देश में अंग्रेज पैदा कर गए हैं, ये उन कानूनों में कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लेती है जो पैसे लेकर अपने क्लाइंट के पक्ष में जजों से फैसले आसानी से करा लेती है। अब इसके पीछे उनके दाव पेच भी होते हैं और कहीं कहीं तो साफ तौर पर लेन देन भी होता है। जैसा अभी पिछले दिनों 1 साल पहले करीब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी और उसने भी ये खुलासा किया था कि जो जज थी उसके फैमिली कोर्ट की, उसने साफ तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी उस व्यक्ति से, और उसकी पत्नी के पक्ष में वो खड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, वीडियो भी बनाया था। यानी कि जो अदालतें हैं उनमें न केवल वकील ये सब करते हैं, पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बल्कि इन अदालतों में जो जज बैठते हैं वो भी बेईमानी, भ्रष्टाचार करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं।
इसके पीछे वजह क्या है? वजह साफ तौर पर यही है कि इन जजों को किसी भी तरीके का कानून का या सजा का भय नहीं है। हमारे देश में कोई भी जज, चाहे मुंसिफ की अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो कोई भी किसी भी तरीके का उलझुल फैसला दे देता है, तब भी उसके खिलाफ उसके फैसले को लेकर न तो कोई कार्रवाई होती है, ना ही उसको सजा मिलती है। आप इसको छोटे केस से लेकर बड़े केस तक समझ सकते हैं। निचली अदालतों के हजारों केस रोजाना सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करता है और ये कहता है कि ये जज कर क्या रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया कि जो मुंसिफ या जो लोअर जजों की भर्ती के लिए कम से कम 3 साल का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उन्हें लगा कि शायद एक्सपीरियंस वकालत का होगा तो वो कुछ अच्छे जजमेंट देंगे, लेकिन इसकी वजह कुछ दूसरी है। वजह यह है कि चूंकि सभी जो लोग जज बनते हैं उनमें से ज्यादातर ईमानदार होते हैं, लेकिन जो बेईमानी करने के मूड से बैठे होते हैं उनको ये पता होता है कि भारत के अंदर किसी भी बेईमान भ्रष्टाचारी अपराधी को सजा नहीं होती है, और अगर वो जज है तो फिर सजा का कोई प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि जज के किसी भी फैसले में अगर वो गलत भी पाया जाता है, उसको ऊपरी अदालत पलट भी देती है, तब भी उस गलती के लिए जज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और फिर चाहे वो जज मुंसिफ अदालत का हो या फिर जेबी पारदीवाला की तरह सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने के दौरान जेबी पारदीवाला के तमाम ऐसे फैसले आए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने या फिर जो बड़ी बेंचेस ने खारिज किया है, और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। उसके बावजूद जेबी पारदीवाला के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। वही हाल हाईकोर्ट के जजों का होता है, और यही वजह है कि ये जो जज होते हैं पैसा लेने में, रिश्वत लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमने एक फैसला दे दिया और उससे मोटी कमाई कर ली, तो बाद में हमारा फैसला अगर गलत साबित भी हो गया तब भी हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल के केस में भी है। अरविंद केजरीवाल का जब मामला स्पेशल कोर्ट में चल रहा था तो बार बार स्पेशल कोर्ट की जो जज साहिबा थी वो केजरीवाल को जमानत से मना कर रही थी, और वो साफ कर चुकी थी कि इसमें केजरीवाल और उसके गिरोह के बाकी सदस्यों का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखता है। लेकिन वैकेशन बेंच में एक न्याय बिंदु नाम की जज आती है और अभिषेक मनु सिंघवी के प्रभाव में आकर वो केजरीवाल को रेगुलर बेल दे देती है, और बेल देते हुए वो ये भी कहती है कि इस केस की जो फाइल है बहुत मोटी है, मेरे पास उसको पढ़ने का समय नहीं है। और वो फिर एक विदेशी थिंकर का एक कोट अब सामने रखती है कि चाहे 100 बेगुनाह छूट जाए, चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हुए उस न्याय बिंदु नाम की जज ने अन्याय के बिंदु पर पहुंचते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी। बाद में हाईकोर्ट में जब मामला गया, हाईकोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर यह पाया कि जो जज थी, जो वैकेशन बेंच को हेड कर रही थी, उसने जो फैसला लिया था वो गलत था। वो जज द्वारा दिया गया बेल का फैसला पूरी तरीके से कानूनी तौर पर गलत है। लेकिन क्या न्याय बिंदु के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई। फिर सवाल है कि न्याय बिंदु ने ये अन्याय का काम कैसे किया? तो इसके पीछे साफ तौर पर रिश्वत हो सकती है, बहुत मोटी रिश्वत हो सकती है। हम ये सब कह रहे हैं जानबूझकर और होशो हवास में कह रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के फैसले बिना किसी लालच के नहीं दे सकता। और आज आप न्याय बिंदु का नाम कहीं भी नहीं देख रहे होंगे, कोई कार्रवाई न्याय बिंदु के खिलाफ नहीं हुई है, लेकिन उसने फैसला ले लिया और उसके बदले में उसको क्या मिला था ये तो केजरीवाल, अभिषेक मनु सिंघवी या न्याय बिंदु ही जानते हैं। ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से
जज मनमानी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ भी करेंगे तो कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होते हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, लेकिन देखने में ये आता है कि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेसिडेंस ने पूरी तरीके से किसी भी कार्रवाई से मुक्त कर दिया है। एक 90 के दशक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके खिलाफ किसी भी अपराध के लिए न तो एफआईआर हो सकती है, न ही भारत की कोई एजेंसी उनके खिलाफ जांच कर सकती है, जब तक कि भारत का सीजीआई उसकी इजाजत न दे दे। और आज तक एक से एक जघन्य मामला सामने आने के बावजूद भारत के किसी भी सीजीआई ने किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर की परमिशन नहीं दी है। यशवंत वर्मा का केस तो आप सबके सामने है, जो करीब 8 महीने से परमिशन की राह देख रहा है और उसके लिए 3 बार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी खारिज हो चुकी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल इसमें एक चीज और जोड़ दी कि जो जज है वो हाई कोर्ट में 2 तरीके के जज होते हैं। एक एडिशनल या एडॉक जज होते हैं जो 2 साल के लिए रखे जाते हैं, बाद में परमानेंट किए जाते हैं। एक परमानेंट जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि एडिशनल जज के मामले में भी ये रूल लागू होगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अस्थायी तौर पर भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त हुआ है तो फिर उसके खिलाफ न कोई एफआईआर हो सकती है न जांच हो सकती है। अब आप सोचिए कि जब कानून का भय ही नहीं होगा तो फिर कोई व्यक्ति अपराध करने से या बेईमानी करने से, गलत फैसले लेने से क्यों डरेगा? क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। या तो मानव जो व्यक्ति होता है वो भय से कुछ काम करता है या किसी लालच बस करता है। एक तीसरा फैक्टर और होता है जो आज के जमाने में बिल्कुल नहीं दिखता, और तीसरा फैक्टर है ड्यूटी या धर्म, यानी कि आपका दायित्व। तो दायित्व को कितने लोग मान रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं कि दायित्व के लिए आजकल लोग काम कम करते हैं, या तो लालच या पैसे के लिए करते हैं, या फिर किसी डर की वजह से करते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जजों के मामले में ये डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो हमने बता ही दिया, और लोअर जुडिशरी को भी पता है कि हाई कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में भी उनके भाई बंद ही बैठे हुए हैं तो फिर वो भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। यही वजह है कि इस तरीके के फैसले आते हैं कि एक कातिल को भी अदालत ये आदेश दे देती है कि 45 लाख का इनाम दिया जाए। हालांकि अभी इस इनाम की जो राशि दिए जाने पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई जनवरी में करेगा, लेकिन फिर से जो देश का अंधा कानून चल रहा है, कानून को किस तरीके से मिस इंटरप्रेट करके वकील और जज गुनहगारों को सजा देने की बजाय बेगुनाहों को बचाने और उनको इनाम देने का काम कर रहे हैं, ये आप सबके सामने है। ये अब जनता के अधिकार क्षेत्र में है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और इस अंधे कानून का जो राज चल रहा है इसको जल्द से जल्द खत्म करने की दिशा में कुछ कदम उठाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।